हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से क्लास 11 के अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, उस मॉडल पेपर का हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और कमाल का बात है कि इस मॉडल पेपर में जो है कई सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत दिए हैं। इसलिए आप लोग जो है इस मॉडल पेपर के नीचे में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं कि उन्हीं क्वेश्चन आंसर को अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम में जो है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का एग्जाम जो है वो 28 फरवरी को आप लोगों को दिया गया है। तो और इस मॉडल पेपर से जो है आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम आप लोगों को सभी मॉडल पेपर का वीडियो डाल दिए हैं, उन सबका लिंक ऊपर आई बटन में आएगा। नीचे प्लेलिस्ट में हम उन लोगों का क्लास 11 मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां जाकर के आप अपने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिएगा। इस साल का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज, अगर आप इन सबको कर लेते हो तो एग्जाम में आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आएगा और हो सकता है कि आप लोगों का 80% मार्क्स तक भी जो है वहां से आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलो एक एक करके सब क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं और डिटेल्ड में और एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे, तो अच्छा से हर एक क्वेश्चन को आप लोग सुनोगे। ठीक है, देखो ये जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, पुष्प पालन एवं लेखा कर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। बोला गया है व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग जो है वो 1494 को जो है वो पब्लिश किया गया था। यानी बुक पालन, पुष्प पालन, डबल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंटिंग का बुक जो है वो कब पब्लिश किया था भाई, 1494 को। अच्छा, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये प्रकाशित किया गया था, आपका नाम याद रखना, हाँ, लूकस पेसियोली के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया था। लूकस पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, तो लूकस पेसियोली जो है वो इटली के रहने वाले थे। उन्होंने ही जो है वो 1494 को जो है वो बुक कीपिंग बुक पब्लिश किया था। यही कारण है कि लूका पेसियोली को द फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग का पिता या दोहरे लेखांकन प्रणाली का पिता कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है यहाँ पे, रुपया 2 लाख मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का शेष 10,000 था। यह एक ... है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 इज दैट। यानी ये बोला कि जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो उस समय 2 लाख रुपया का ओपनिंग स्टॉक को लगाए थे। कितना रुपया का ओपनिंग स्टॉक को लगाए थे, 2 लाख रुपया का ओपनिंग स्टॉक को लगाए थे। 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक को लगाया गया था और पूरे बिजनेस को चलाने के बाद लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में 10,000 रुपया का स्टॉक बच गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, एक घटना यानी एन इवेंट, एक लेन देन, एक ट्रांजेक्शन, या ऑप्शन सी एक लेन देन एवं एक साथ साथ घटना यानी ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो भाई देखो, 2 लाख का आपके पास स्टॉक था, आप उसको बेच दिए और 10,000 बच गया, तो ये एक इवेंट है। क्या है, ये एक इवेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक घटना है। क्या है, ये एक आपका इवेंट है। ठीक है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये एक इवेंट है जो इतना चीज आपका बच गया है। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे बोल रहा है, चल संपत्तियों का निम्नलिखित, चल संपत्तियों में सम्मिलित होता है फिक्स एसेट इंक्लूड। अच्छा, फिक्स एसेट क्या होता है भाई, तो बेसिकली जो एसेट होता है वो हम लोगों को पता है कि जो भी हम लोगों का एसेट होता है वो हम लोगों का 2 तरीके का एसेट होता है। एक हम लोगों का आता है नॉन करेंट एसेट। बेसिकली ये जो नॉन करेंट एसेट होता है इसको एक और नाम से पुकारा जाता है फिक्स्ड एसेट। कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अच्छा, फिक्स एसेट के अंदर में भी आपका 2 एसेट आता है, एक होता है आपका टंजिबल फिक्स एसेट और एक होता है आपका इनटंजिबल फिक्स एसेट। तो एक करंट एसेट है, यानी सॉरी एक नॉन करंट एसेट है और दूसरा हम लोगों का होता है करेंट एसेट। ठीक है, तो अब देखो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होता है। तो बेसिकली ये जो करंट एसेट मेरा है जिसको हम लोग चालू संपत्ति बोलते हैं, तो करंट एसेट बेसिकली ऐसा एसेट होता है जिसको 1 साल के अंदर अंदर हम लोग बार बार केस में बदल सकते हैं। कोई भी ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर बार बार केस में बदला जा सकता है वो करंट एसेट होता है, और ऐसा एसेट जिसको 1 साल तक केस में नहीं बदलते हैं या जिसको बिजनेस में लंबे समय तक यूज करते हैं वो होता है करंट एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक, नॉन करंट एसेट में भी 2 एसेट, टंजिबल और इनटंजिबल।
टंजिबल एसेट यानी मूर्त संपत्ति, ये ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ जा सकता है और जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर, ये सब। और इनटंजिबल फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, रॉयल्टी। तो यहां बोल रहा है कि करंट एसेट में जो है इन चारों में से कौन इंक्लूड होगा। आओ देखते हैं। ये हम लोगों का बोल रहा है क्या, अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है। अग्रिम भुगतान यानी पेमेंट ऑफ एडवांस, बिल्कुल ये भी करंट एसेट होता है। डी पे बोल रहा है रोकड़ यानी कैश, हाँ भाई कैश भी करंट एसेट होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे ये जो हम लोगों का बोल रहा है फर्नीचर, ये फर्नीचर हमारा जो है वो करंट एसेट नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट होता है। तो यहां से कौन जो है हमारा अचल संपत्ति में सम्मिलित है, यानी कौन हमारा जो है वो फिक्स एसेट में सम्मिलित है, यानी बोल रहा है कि कौन फिक्स एसेट में इंक्लूड है, तो फिक्स एसेट में हम लोगों का फर्नीचर आता है। बाकी ए, बी और डी ये सब हम लोगों का जो है वो फिक्स एसेट में नहीं आता है, करेंट एसेट में आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो यहां से जो हम लोगों का जो आहरण यानी जो ड्राइंग है ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। इसके अलावे ये जो हम लोगों का बोल रहा है आपका वेतन, ये हम लोगों का खर्चा है, क्योंकि सैलरी जो है वो हम लोगों का एक्सपेंसेस होता है। किराया भी हम लोगों के लिए एक्सपेंसेस है, और ये जो है परचेजेस भी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। इंग्लिश में बोल रहा है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय एन बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के द्वारा जो है वो अकाउंटिंग करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपनाया जाता है। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग, या प्रबंध लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बिजनेस में हमेशा बिजनेसमैन यही जानना चाहता है कि भाई उसको कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए सबसे अच्छा अकाउंट जो है वो वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग माना जाता है। इसलिए एक बिजनेस जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करता है। क्लियर, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अच्छा, स्टॉक के लिए इन चारों में से कौन सा वैल्यूएशन सही है। ऑप्शन नंबर ए, देखो हेडिंग क्या बोला, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, स्टॉक इज वैल्यूड एट। अब इसी पर्सपेक्टिव में आपको जो है वो सही ऑप्शन को बताना है। तो देखो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो छोटा होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो छोटा होता है उसमें स्टॉक का वैल्यू तय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर देखो क्या होगा मेरा, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होता है उसमें जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि एक बिजनेस जो है वो अनिश्चित काल तक चलता रहता है, यानी एक बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, आइडेंटिफिनेटली यानी कि ये जो है वो हमेशा के लिए बिजनेस चलता रहता है, यही बिजनेस कंसर्न उसको बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो क्या बोल रहा है, दोहरे लेखांकन प्रणाली के जनक लूकस पेसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम लूकस पेसियोली वाज इनहैबिटेंट ऑफ। अभी बताए थे लूकस पेसियोली कहाँ के रहने वाले, तो एक फ्रांस के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, और वो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे, एक वो मैथमेटिशियन, ये भी याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोहरे लेखांकन प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू पक्ष होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज एस्पेक्ट डुअल कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट। यानी सिंपल बात रहा है, डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग किसी भी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो दो साइड में लिखा जाता है, दो साइड में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन्स का दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, नीचे इसका आंसर गलत दिया है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखोगे। बोल रहा है लेखांकन में नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। अंडर द केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। यानी केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी खर्चा को कब माना जाता है। ऑप्शन ए भुगतान किए जाने पर, जब ऑन पेमेंट, जब उसका पेमेंट कर दिया जाए। ऑप्शन बी व्यय देय होने पर।
ऑन बिंग एनकर्ड, माल का विक्रय होने पर, ऑन गुड सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल बात है, क्या बोल रहा है कि केस बेसिस, और केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पेमेंट तब माना जाएगा जब उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, खर्चा तब माना जाएगा जब उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। सैलरी जब पेड कर दिया तब खर्चा मानेंगे, रेंट जब पेड कर दिया तब खर्चा मानेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, मशीन का नकदी क्रय, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर केस, जब आप मशीन को केस में खरीदते हो तो उसमें से क्या होगा। तो सिंपल सा बात है समझना। हाँ, जब आप एक मशीन को खरीद रहे हो, देखो जब आप मशीन को खरीद रहे हो, ये आप हो, ध्यान से समझना, ये आप हो। ठीक है, आप मार्केट से जाके क्या खरीदे, मशीन खरीदे, तो आपके पास मशीन क्या होगा, आएगा, तो एक एसेट आपके पास आएगा और आपके यहां से केस चला जाएगा। ठीक है, केस आएगा भी, यानी कि मशीन आएगा तो एक एसेट आएगा और केस चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि 10,000 रुपया का आपके पास मशीन आएगा तो 10,000 रुपया आपके यहां से केस चला जाएगा। अगर 10,000 रुपया का क्या आएगा सर जी, आपके पास मशीन आएगा तो 10,000 रुपया का केस आपसे चला भी तो जाएगा, क्योंकि केस में खरीदे। तो अगर ऐसी बात है तो इसमें से ना तो आपका एसेट बढ़ेगा और ना ही तो आपका एसेट घटेगा, यानी ये कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कीप्स टोटल एसेट अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि जितना का एक एसेट बढ़ेगा उतना का दूसरा एसेट जो है वो घट जाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है। डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो डेबिट जो हम लोगों का ये होता है, आपका गोल्डन रूल होता है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है, वो दो चीजों पे बेस्ड है। एक अकाउंट्स पे बेस्ड है जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें 3 अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जिसके रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हम लोगों का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हम लोगों का जो है ये ट्रेडिशनल रूल है। और जो मॉडर्न रूल होता है, उस मॉडर्न रूल जो है वो पूरे तरीके से बेस्ड है आपके किस पे, ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस क्या बताता है, देखो समझना, ये जो आप हम लोगों का ये जो बेस है इसको अच्छा से समझना। ठीक है, ये हम लोगों को अकाउंट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो डिवाइड है। देखो क्या बोलता है ये हम लोगों को बोलता है आपका, देखो पहले हमको थोड़ा सा इसका टेबल बना लेने दो। हाँ, देखो क्या बोला जाता है, इसको समझना। ये जो है मॉडर्न रूल हम लोगों को ये बताता है कि जितना भी आपका एसेट है, जितना भी क्या है एसेट है, और जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ठीक है, अगर एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर इंक्रीज करेगा तो उसको दिखाते हैं हम लोग डेबिट पे, और अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट पे। एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट में, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। लेकिन उसी के जगह अगर हम लोगों का कैपिटल है, या हम लोगों का लाइबिलिटी है, या अगर हम लोगों का इनकम एंड गेन है, तो ये उल्टा चलता है। एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको दिखाया जाता है क्रेडिट में, और अगर ये तीनों डिक्रीज करेगा तो इसको दिखाया जाता है आपका डेबिट में। क्लियर है, इस चीज को याद रखना। अब देखो यही चीज क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि डेबिट क्या दर्शाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है संपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन एसेट, बिल्कुल सही। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में दिखाएंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दायित्व में कमी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अच्छा देखो तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है पूंजी में कमी, डिक्रीज इन कैपिटल, बिल्कुल सही। तो इनमें से सब आंसर सही है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है अव्यक्तिगत खातों के वर्गीकृत किया जा सकता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू। तो देखो हम लोग अभी हम आप लोगों को समझाएं, एक बार और समझा दे रहे हैं कि ये जो हम लोगों का अकाउंट्स होता है उसमें 2 अकाउंट्स हम लोगों का आता है। एक हम लोगों का आता है पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट आता है हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट, और एक आता है हम लोगों का इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का पर्सनल अकाउंट होता है इसके रिगार्डिंग 3 अकाउंट होता है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है हम लोगों का, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है हम लोगों का एक होता है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, और दूसरी ओर जो हम लोगों का इम्पर्सनल अकाउंट है इसमें 2 अकाउंट आता है, एक आता है हम लोगों का रियल अकाउंट और एक आता है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट।
तो अब हमको क्वेश्चन में वो क्या बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो हम लोग का इम्पर्सनल अकाउंट है उसमें कितना अकाउंट आता है। तो भाई दो अकाउंट आता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल। तो इम्पर्सनल अकाउंट को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, इसका दो पार्ट्स होता है। देखो हर एक चीज डिटेल्ड में और अच्छा से समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि आप लोगों को सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। देखो स्वामी का डॉट 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 खाता है, प्रोपराइटर्स अकाउंट डॉट 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 अकाउंट। प्रोपराइटर मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस का मालिक जो बिजनेस को चलाता है, और बिजनेस का मालिक जो बिजनेस को चलाता है वो तो एक पर्सन है, इंसान है। तो किसी भी पर्सन का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, तो सर रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा जितना भी आपका एसेट है, चाहे वो एसेट आपका करेंट एसेट है या चाहे वो एसेट आपका फिक्स एसेट है, जितना भी एसेट होगा वो रियल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों का आएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। ये जो भी चीज मेरा आएगा ये सब हम लोगों का आता है नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद जो भी हम लोगों का कैपिटल, लायबिलिटी और पर्सन है ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट में आता है सर जी। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। ए सेल्स ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट जा रहा है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनाना। अच्छा जर्नल एंट्री बनाओ तो भाई सेल्स ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश, मुन्ना को गुड्स बेचे हैं केस में, तो क्या जर्नल एंट्री होगा, तो जर्नल एंट्री आपका होगा केस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि किसको डेबिट कर रहे हैं, तो देखो ना डेबिट में कैश लिखे हैं ना, तो डेबिट में हम लोग किसको दिखाएंगे, डेबिट हम लोग दिखाएंगे कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट को डेबिट। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कौन डेबिट जाएगा और कौन क्रेडिट जाएगा, तो उस क्वेश्चन को अच्छा से बनाने के लिए आप उसका जर्नल बना करके उसको दिखाना, तो पता चल जाएगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट। देखो बोल रहा है व्यक्तिगत खाता का संबंध है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। तो भाई जो भी पर्सनल अकाउंट है वो रिलेटेड होता है ग्राहकों एवं देनदारों से, यानी जो भी पर्सनल अकाउंट होता है वो रिलेटेड होता है ग्राहकों एवं लेनदार से, यानी कस्टमर एंड क्रेडिटर्स। देखो हम अभी समझाए थे फिर से, जितना भी एसेट और लाइबिलिटीज होता है, जो भी एसेट होता है ये हम लोगों का पार्ट होता है रियल अकाउंट का। किसका, रियल अकाउंट का। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन ये हम लोगों का पार्ट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, और जो भी कस्टमर और जो भी क्रेडिटर है एक्चुअल में ये सब एक इंसान ही ना है, ये सब पर्सन है, तो ये सब चीज जो है ये दोनों जो है मेरा जाता है आपका पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, चलो देखो आगे क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन जो है वो बुक में गलत आंसर दिया था। जर्नल तैयार करते समय उनमें कितने खाने बनाए जाते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए जर्नल। तो हम सबको पता है कि सर जी हम लोग जब कभी भी जर्नल बनाते, जैसे इस तरीके से हम लोग ये जर्नल एंट्री बना रहे, ठीक है, तो एक कॉलम होता है हम लोगों का डेट का, उसके बाद कॉलम होता है पार्टिकुलर का, एक कॉलम होता है आपका लेजर फोलियो का, और अमाउंट का यहाँ पे कितना कॉलम होता है, दो कॉलम। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो देखो ना कितना कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया डेट का, ये दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम हो गया लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम हो गया डेबिट बैलेंस का, और पांचवा कॉलम हो गया हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस का। ठीक है, तो एक जर्नल में देखा जाए तो कितना कॉलम होता है सर जी, तो एक जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है, 5 कॉलम। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 5 कॉलम। अच्छा अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि एक लेजर में कितना कॉलम होता है। जर्नल में तो समझ गए 5 कॉलम, आप लोग कमेंट करके बताना कि लेजर में कितना कॉलम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अवास्तविक खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज शो। अच्छा कौन सा बैलेंस बोल रहा है, डेबिट बैलेंस किस अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, तो बताओ तो सर जी नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है आपका डेबिट साइड के लिए, डेबिट साइड के लिए रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है डेबिट में। और क्रेडिट के लिए होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉमिनल अकाउंट का कौन सा बैलेंस बोल रहा है सर जी, ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसका कौन सा बैलेंस बोल रहा है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, यानी कि व्यय को। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस बोलता तो इनकम एंड गेन को दिखाते। आगे
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोल रहा है, अंतरराज्यीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स शेल बी लिव्ड इज। देखो एक्चुअल में ये जो टैक्स वर्ड हो रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों को खरीदा बेचा जाता है तो किस तरीके का जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इंडिया में जो है वो 2017 से जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। अब थोड़ा सा आपको जीएसटी के लिए याद रखना होगा कि कौन सा जीएसटी होता है। तो नीचे देखो ये जितना भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, ये 4 टाइप का आपका जीएसटी होता है। ठीक है, एक होता है आईजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आपका एक आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप इसका फॉर्मूला याद रखो तो याद रख सको तो थोड़ा सा आप इसका जो है एक बार थोड़ा इसका फॉर्मूला याद रखना है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा सा बस आपको बता दे रहे हैं कि ये जो आईजीएसटी होता है ये तब लगाया जाता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को खरीदा बेचा जाता है। जैसे मान लो अगर कोई सामान जो है वो झारखंड में बना है, कहां बना है, झारखंड में, और झारखंड में बना हुआ सामान को सपोज कर लो बिहार में बेच दिए, तो उस समय जो जीएसटी लगता है वो होता है हम लोगों का आईजीएसटी, एक राज्य से दूसरा राज्य में। ठीक, और जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, और जो जीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है वो होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो यहां बोला था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है तो उस समय उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा, तो उसके ऊपर जो है वो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, और जब सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्लियर है सर जी? ठीक है, अच्छा यूटीजीएसटी कहां लगता है, डी नंबर वाला। यूटीजीएसटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जो अभी हम लोगों का केंद्र शासित राज्य है वहां जो है वो यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खाता बही क्या है, व्हाट इज लेजर। तो हम सबको पता है लेजर जो है वो एक प्रिंसिपल बुक होता है, एक प्रधान बुक होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है ऋणी तथा धनी मदों को रोजनामचा में उनके खातों में खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ द लेजर इज टर्म एज। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा, हम इसको समझा दे रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप एक ट्रांजेक्शन का जर्नल बनाए और जर्नल से जो आप लेजर बनाए हैं तो जर्नल से लेजर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो जर्नल से लेजर बनाने का प्रोसेस जो होता है वो पोस्टिंग कहलाता है। जर्नल से लेजर बनाना क्या कहलाता है, पोस्टिंग। जब ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाते हैं तो वो जर्नलाइजिंग कहलाता है। जर्नल से लेजर बनाना पोस्टिंग कहलाता है। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आपका ट्रांसफर कहलाता है, और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाना आपके लिए जो है वो आपका ये डेली कहलाता है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाता है। रिसीव्ड चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे इज रिटर्न इज। तो ये बोला जाता है कि अगर मान लो आपको अगर जिस दिन चेक मिला और अगर आप उस चेक को उसी दिन अगर बैंक में नहीं जमा किए तब आप उस चेक को जो है वो कैश के रूप में मानोगे। अगर उसी दिन बैंक में जमा कर दिए तो आप उसको बैंक मानोगे। अगर चेक को एक भी दिन अपने पास होल्ड करके रखा जाता है तब उस चेक को जो है वो कैश कंसीडर किया जाता है। अब चूंकि उसको कैश कंसीडर कर रहे हैं तो कैश बुक, अगर आप चूंकि उसको केस कंसीडर कर रहे हैं तो केस बुक के केस में दिखाएंगे उसको। तो राइट आंसर होगा ए नंबर, रोकड़ बही के रोकड़ खाने में, इन केस कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बैंक खाता का जमा शेष दिखाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। हाँ, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमको ये बताता है कि हम बैंक के यहाँ ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक के ऊपर मेरे ऊपर कर्जा है। बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है। हाँ, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो ये बताता कि केस कितना डिपॉजिट किए हैं। ये तब बताता जब वो बैंक का कौन सा बैलेंस होता, जब ये बैंक का आपका जब ये डेबिट बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस, तब ये बताता कि बैंक में पैसा जमा है। लेकिन ये बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है तो ये बैंक अधिविकर्ष को बताएगा। बोल रहा है बिक्री बही का उपयोग ... के अभिलेखन हेतु किया जाता है। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ... सेल्स बुक का यूज कब किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, सेल्स बुक हम लोग तब बनाते हैं अगर कोई गुड्स को सेल्स में बेचे हैं
तब उसके लिए हम लोग सेल्स बुक बनाते हैं। अगर हम लोग कोई गुड्स को किस में बेचे हैं, सेल्स में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। देखो ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, तो भाई यहां जो ये ऑल सेल्स ऑफ गुड्स बोल रहा है, इसमें तो आपको ये भी बोला जा रहा है ना कि गुड्स को किस में बेचे हैं, केस में। तो केस में बेचने के लिए थोड़ी बनाया जाता है सेल्स बुक, सिर्फ सेल्स बुक बनाया जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, देखो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है उधार पर क्रय किए गए माल को डॉट 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 में लिखा जाता है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन। जब कभी भी हम लोग क्रेडिट में गुड्स को परचेज किए हैं तो सिंपल बात है, क्रेडिट में गुड्स को परचेज किए हैं तो हम लोग उसको परचेज बुक में दिखाएंगे, परचेज बुक बोलो या परचेज जर्नल। क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड करेंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे सेल्स बुक में, क्रेडिट में परचेज करेंगे तो परचेज बुक में, ठीक। 26 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन पे रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक मींस, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि आपका जो कैशबुक है वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक जो है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है। आगे 27 नंबर बोल रहा है पासबुक एक प्रतिलिपि है, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। अच्छा, हम लोग जब बैंक में खाता खोलाते हैं तो बैंक तरफ से हम लोगों को एक पासबुक मिलता है ना, तो ये जो पासबुक होता है हम लोगों के लिए, ये पासबुक एक्चुअल में क्या होता है भाई, पासबुक का मतलब होता है कि हम बैंक में जो खाता खुलाए हैं उस खाते का एक तरीके का वो जेरोक्स है, ठीक है। यानी कोई कस्टमर बैंक में जो अकाउंट खुलाया है उस अकाउंट का एक तरीके का वो जेरोक्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक की बहियों में ग्राहकों के लिए खाते की, एक कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक, बैंक में कस्टमर्स का एक खाता है ये बताता है वो। आगे बोल रहा है क्षतिपूरक अशुद्धियों मिलान को प्रभावित करती है, कंपनसेटिंग एरर इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, यानी कि ये जो कंपनसेट एरर है वो किस तरीके की गलती को दिखाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें दोनों में से किसी को भी नहीं, इन दोनों में से किसी को भी जो है वो नहीं दिखाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धियों कही जाती है, वाइल पोस्टिंग 10 इज मिसिंग विच एरर इज कॉल्ड। यानी मान लो कि अगर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, सपोज कर लो हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और सपोज कर लो उस ट्रांजेक्शन में बोला था कि राम को गुड्स सोल्ड किए थे 5,000 रुपया का, लेकिन जब हम उसका अकाउंट लिखे, मतलब जब जर्नल बना करके उसका अमाउंट लिखे तो हम वहां पे सिर्फ 500 लिखे, गलती से जो है हम क्या किए, गलती से जो है मेरा 1 जीरो जो है वो छूट गया, तो ये जो है वो किस तरीके का मिस्टेक कहलाता है, तो ये हम लोगों का मिस्टेक कहलाता है आपका भूल की अशुद्धियां, यानी एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे अप्रचलन का मतलब मूल्य में डॉट डॉट के कारण में कमी है, ऑब्सोल्वेंस मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू। अगर ये बोला जाता है कि कभी भी अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका दाम ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पूरा हो जाता है और जैसे जैसे नया प्रोडक्ट आते जाता है तो पुराना प्रोडक्ट का दाम कम होने लगता है, इसी को बोला जाता है ऑब्सोलेंस, और इसका कारण है खोज और आविष्कार यानी न्यू इनोवेशन। अभी आप बाजार से जाकर के एक साइकिल खरीदो 5,000 में, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो साइकिल खरीदो ना, चलाओ, तो 2-3 महीने के बाद उस साइकिल का दाम घट जाएगा। इसलिए घटेगा क्योंकि मार्केट में नया साइकिल आएगा, नया साइकिल आएगा तो आप जो साइकिल खरीदे उसका दाम ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। आगे मशीन पर हरास डॉट डॉट की तिथि से शुरू हो जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी स्टार्ट फ्रॉम द डेट। जब कभी भी कोई भी मशीन को हम लोग खरीदें और खरीद करके जिस दिन से मशीन को यूज करना स्टार्ट कर दिए उसी दिन से जो है उस पर डेप्रिसिएशन कटना स्टार्ट हो जाएगा, इसके प्रयोग में लाए जाने की, यानी इट इज पुट टू यूज, जब से उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे तब से उसमें डेप्रिसिएशन कटना स्टार्ट हो जाएगा। बी के खाते की जगह ए के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की गलती है, डेबिट एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट इज द एरर ऑफ, यानी हमको जो है वो ए का अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन गलती से जो है हम बी का अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो ये किस तरीके का गलती है, ऑप्शन ए भूल चूक की यानी ओमिशन। ओमिशन तो भाई ऑप्शन नंबर ए तो तब होता ना जब वो अमाउंट गलती से लिखने भूल जाता, कम ज्यादा लिखता, तो ये किस तरीके का गलती है आपका, तो 32 का राइट आंसर होगा आपका लेखा संबंधी गलती है, यानी एरर ऑफ कमीशन है ये, ठीक है, लेखा संबंधी गलती हुआ है ये आपसे, ओमिशन नहीं है, ठीक। आगे
नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 से की गई जिससे प्रभावित होगी। सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड बी इफेक्ट। देखो क्या बोल रहा है कि राम को जो है वो गुड्स बेचे थे 500 का, लेकिन गलती से 500 का जगह क्या लिखे 50 लिखे, यानी एक जीरो छूट गया। तो ये जो एक जीरो छूटा ये तो एरर ऑफ आपका एरर ऑफ ओमिशन है, लेकिन इससे जो है वो किसका अकाउंट इफेक्ट होगा, तो सिंपल बात है इससे राम का अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि खाता राम का है तो राम का अकाउंट इफेक्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या बोल रहा है आपका, एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 के व्यय को माना जाएगा। ₹10,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ ए मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज। सिंपल बात है, खर्चा दो तरीके का होता है। ऐसा खर्चा जो एक साल में बार बार करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, और ऐसा खर्चा जो एक बार होता है उसको कैपिटल एक्सपेंसेस। अब सिंपल बात है कि अगर मशीन है तो मशीन को तो रिपेयर बार बार कराना पड़ते रहेगा, जब जब खराब होगा मशीन को तब तक रिपेयर करेंगे, तो ये जो है ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, यानी आयगत व्यय है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, यदि लागत पर लाभ 25% है तो मूल्य पर लाभ क्या होगा। इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20% देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल विल बी। देखो हम जो है इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, क्या होगा समझना। बोल रहा है कि अगर मान लो हम जो है किसी गुड्स के कॉस्ट में प्रॉफिट लिए हैं आपका 20% प्रॉफिट कितना है कॉस्ट में, तो उसको जब हम लोग सेल्स प्राइस पे बेचेंगे तो सेल्स प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा। हम डायरेक्ट इसका आपको प्रॉफिट बता रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना परसेंट का, 25% का, तो 25% इंटू टोटल हो जाता है किसी भी चीज का 100% डिवाइडेड बाय 25 ज्यादा करके लिए थे, यानी 100 + 25 तो जोड़ करके आएगा 125। ठीक है, इसके बाद 25 से 125 5 बार में कटेगा, 5 से 100 आपका 20 बार में कटेगा, तो राइट आंसर होगा आपका 20%। कितना परसेंट सर जी, 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप बस इतना समझो, हालांकि हम इसको डिटेल में समझा सकते थे लेकिन डिटेल में समझने से अच्छा है नॉर्मल समझ लो। ठीक है, आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्वों का सारांश है। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पार्टिकुलर डेट इज, यानी एक निश्चित समय में सभी एसेट और लायबिलिटी को जिस जगह पे दिखाया जाता है वो जगह कहलाता है बैलेंस शीट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है, एसेट और लायबिलिटी का डिटेल होता है जो ये बताता है कि एक कंपनी के पास इतना एसेट और लायबिलिटी बचा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 37 पे यहाँ क्या बोल रहा है, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंस अकाउंट। तो हम सबको पता है फाइनल अकाउंट में व्यापारिक खाता यानी 3 चीज तो आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा, लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा, और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट भी आएगा, सब आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। एवरी एडजस्टमेंट एक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, बोला गया है कि हर ट्रांजेक्शन को कम से कम जो है वो 2 साइडों पे उसका इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 स्थानों पे, तब ना वो हर चीज को बैलेंस करके चलेगा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। 39 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है यदि देखो 39 पे बोल रहा है यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया हो तो इसे दिखाया जाएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शो। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, फिर सबसे लास्ट में जाकर के बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे, यानी सबसे लास्ट में इसको बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे के एसेट साइड दिखाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, पूर्वोदत्त किराया ... के रूप में दिखाया जाता है या माना जाता है। प्रीपेड रेंट इज शो, हम सबको पता है प्रीपेड रेंट कुछ नहीं है, प्रीपेड रेंट जो है हमारे लिए करंट एसेट होता है यानी चालू संपत्ति होता है। ठीक है, हो गया। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को डिटेल में समझाएं, नॉट ओनली एक एक क्वेश्चन, जितना भी उसके साइड बाय साइड जितना भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जानना था हम डिटेल में सब चीज आप लोगों को समझा दिए। आई होप वीडियो पसंद आई है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी लोगों को शेयर करो और उन सभी लोगों को बता देना चैनल के बारे में, क्योंकि मैं आप लोगों को 11th के साथ साथ 12th में हर एक सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। इसलिए अगर आप पूरा 12th मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।